Hello and a very good morning to all the students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Jammu. Students, today I'll be teaching you about money and its functions. This chapter forms a very important part of your macroeconomics studies for second year. So, let's get started. In this chapter, we will be discussing the definition of money, its functions and its classification. हम आज इस चैप्टर में मुद्रा का स्वरूप, मुद्रा की परिभाषा, उसके कार्य और वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे. When we talk about the definition of money, we come across three categories which define money in its different forms. Number one is descriptive definitions. Then there comes legal definitions and we have general acceptability definitions also. Descriptive definition defines money as anything that is generally acceptable as a means of exchange and that at the same time acts as a measure and store of value. अर्थात मुद्रा वह चीज़ है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है और जो साथ में मूल्य के माप तथा मूल्य के संग्रह का कार्य भी करती है. Then we can say money may be defined as a means of valuation and of payment. इसको हम क्या कहेंगे कि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो अधिकतर लोगों द्वारा वस्तुओं के मूल्य लेने में तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक लेन देन में स्वीकार की जाती है. जैसे हम इंग्लिश में अगर हम कहें तो वी कैन से मनी इज़ एनीथिंग which is widely used as a medium of payment or a mean of payment and is generally acceptable in settlement of debts. Then we have legal definitions of money. Anything which is defined by the state as money is money. जब हम मनी की या मुद्रा की लीगल परिभाषाओं की बात करते हैं या हम कहें कानूनी परिभाषा या वैधानिक परिभाषाओं की बात करें तो हम कहते हैं कि जो भी वस्तु स्टेट द्वारा, राज्य द्वारा या सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में परिभाषित की गई है वही मुद्रा है. And one of a professor of economics who was Hartley believes that money should be legal tender. फिर हम देखते हैं जनरल एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशंस. सामान्य स्वीकृत की गई, सामान्यतः स्वीकृत की गई जो परिभाषाएं प्रचलन में हैं उनमें मनी को कैसे परिभाषित, मुद्रा को कैसे परिभाषित किया गया है. मनी इज एनीथिंग which is commonly used and generally accepted as a medium of exchange or as a standard of value. बहुत ही आसान परिभाषा. जो भी वस्तु सामान्यतः स्वीकृत की गई है विनिमय के माध्यम के रूप में और किसी वैल्यू के माप के रूप में. Money is described as anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of other kinds of business obligations. ये भी एक बहुत ही साधारण परिभाषा है मनी की या मुद्रा की जो कहती है कि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो अधिकतर लोगों द्वारा वस्तुओं के मूल्य लेने में तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक लेन देन में स्वीकार की जाती है. आमतौर पर अगर हम in a crux we can say that money is anything which is generally accepted as a medium of exchange and which is a legal tender.
फिर अगर इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करें तो हम कहेंगे मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ रेगुलरली यूज्ड in economic transactions and serves as a medium of exchange, a unit of account, and a store of value. Now comes the theories and the principles, or we can say the ideas behind the origin of money. मुद्रा का विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन कारणों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन हुआ। क्योंकि आप जानते हैं, हमने पढ़ा है कि बहुत पहले व्हेन वी वर नॉट अ प्रॉपरली डेवलप्ड इकोनॉमिक सिस्टम, द होल वर्ल्ड was practicing the system of barter exchange. हम वस्तु विनिमय करते थे। तो वस्तु विनिमय के बाद कैसे और किन किन रूपों में मुद्रा का उत्पत्ति हुई, किन किन रूप में मुद्रा प्रचलन में आई और कैसे आज की मुद्रा का स्वरूप निर्धारण किया गया। सो इसमें हम ओरिजिन ऑफ मनी में डिफरेंट कंसेप्ट्स का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे कि मनी हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू 5 डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग हिस्ट्री: कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी। अगर हम बात करें नंबर 1 कमोडिटी मनी मतलब वस्तु मुद्रा। Commodity money has a value apart from its use of money. A large number of items such as cows, goats, sheep, rice, grains, etc. were used. However, they lacked storage capability, durability, transportability, divisibility, and homogeneity. वस्तु मुद्रा का जो समय था, कमोडिटी मनी जिसे हम कहते हैं, वस्तु विनिमय से वस्तु मुद्रा में कागजी मुद्रा और कागजी मुद्रा में से बैंक मुद्रा का धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। तो हम कहेंगे वस्तु मुद्रा में क्या किया जाता था, वी यूज टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। हम वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान या विनिमय किया करते थे। लेकिन इस तरह के मुद्रा में काफ़ी कमियां थी कि आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते, आप ट्रांसपोर्ट करने में मुश्किल होती थी, यातायात करने में मुश्किल होती थी, या हम कहें कि उसका विभाजन नहीं किया जा सकता था और समरूपता नहीं थी। कोई वस्तु या कोई चीज़ किसी गुण में ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होती है, कोई कम होती है। तो जो हमारा ये कैटेगरी था या जो ओरिजिन था वस्तु मुद्रा का, उसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से ही आगे चलकर मनी का इवोल्यूशन हुआ, इसका विकास हुआ। फिर आया मेटालिक मनी का दौर, हम इसे कहेंगे धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में जो स्टार्ट हुआ वो डिफरेंट मेटल्स के बने कॉइन्स स्टार्ट हुए थे, कॉइनेज जिसे हम कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड एज कॉइन्स स्टैम्प्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। देन as time passed, transportation and storage of coins became inconvenient and dangerous. इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी जब हम धातु मुद्रा या बुलियन की बात करते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह के मनी में भी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ा। फिर आया पेपर करेंसी का दौर। पेपर करेंसी इज मेड ऑफ पेपर एंड functions as a medium of exchange. Initially, paper currency carried a promise that it was convertible into a fixed quantity of precious metallic, gold, and silver. This promise was eliminated in 1914 and in England and in 1933 in America, respectively. फिएट मनी कहते हैं हम पेपर करेंसी को, क्योंकि ये उसमें सरकार का लीगल टेंडर माना जाता है। दिस न्यूज़ पेपर मनी विच इज़ कंसिडर्ड लीगल टेंडर बिकॉज द गवर्नमेंट सेज it is money. It has no backing of gold, silver or government securities, but it has the acceptance of government. सरकार का इसमें स्वीकृति होती है, इसलिए इसे फिएट मनी या फिड्यूशरी मनी भी कहा जाता है। फिर आज का जो दौर है, हम कहें कि बात करते हैं हम क्रेडिट मनी की या बैंक मनी की। बैंक मनी इज़ द यूज़ ऑफ चेक्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पेपर करेंसी के बाद जो विकास हुआ है मुद्रा में, वो हुआ है क्रेडिट के रूप में या साख के रूप में। तो इसमें अब हम शामिल करने लगे डिफरेंट चेक्स को। चेक्स हैव मेड इट पॉसिबल एंड ईजियर to make transactions for large amounts. They are easier to transport. They are safe and provide receipts. Checks are not legal tender. They cannot be enforced in payments of debts. बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ फ़ायदे हैं कि चेक्स को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। बड़े बड़े अमाउंट्स में आप जब
ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है चेक फैसिलिटी का। फिर आज this is a time for electronic banking stage. This is a modern system of transferring funds using electronic communications. Payments are now made through magnetic strip cards such as bank debit cards, we can say credit cards, telephone cards. This form of banking has reduced processing costs, lead times for payments and increasing flexibility. These are also not considered legal tender. इन्हें भी हम legal tender नहीं कह सकते. So this is the time for electronic money which is in the form of plastic money also, जो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में भी प्रचलन में है। फिर हम अगर देखें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य क्या हैं, मुद्रा किन कार्यों के लिए प्रसिद्ध है और वो क्या कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। नंबर 1 है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के प्राथमिक कार्य। फिर हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के सेकेंडरी कार्य या डिफरेंट सेकंड जो कहते हैं द्वितीय कार्य। फिर है कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी जो कि मिश्रण है प्राथमिक और द्वितीय कार्यों का। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में वी हैव 2 or 3 or 4 फंक्शंस जो हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल कार्य है इसका, जो कि इसकी परिभाषा में भी प्रचलन में आता है। वो है विनिमय का साधन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यूज टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, आप वस्तु और सेवाओं के लिए मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं। ओवरकेम डबल कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, मांग की दोहरी जिसे हम कहते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को इसने एलिमिनेट किया है जो वस्तु विनिमय के समय हुआ था। फिर इंट्रोड्यूस टाइम एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, किस समय किस वस्तु के लिए आपको मुद्रा चाहिए उसके लिए सहायता हुई है, पहले ये नहीं थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगी बार्टर सिस्टम को, तब आपको समझ में आएगा कि वस्तु विनिमय के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे जिसके वजह से मुद्रा का जब उद्भव हुआ और जब डिफरेंट फेजेस में विकास हुआ तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा। फिर हम कहेंगे कि एनकरेज डिविजन ऑफ लेबर, पीपल आर नाउ स्पेशलाइजिंग ड्यू टू ईजियर पेमेंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। बहुत सी फ़ायदा हुआ है जब आप विनिमय के रूप में मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास सबसे आसान चीज़ तो ये हो गई कि बहुत सारे रूप में आपने मुद्रा को वस्तुओं सेवाओं का विनिमय किया, जिससे कि सर्वग्राहता का गुण आ गया कि एवरीबडी इज़ एक्सेप्टिंग योर मनी नाउ। आपको 2 कमोडिटीज़ के पीछे नहीं भागना कि इस वस्तु के बदले मुझे ये वस्तु मिल जाए, और समय का ध्यान नहीं रखना। यहाँ पर क्या हो रहा है, एनी टाइम किसी भी वक्त आप जा कर के कोई भी वस्तु की खरीद या लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राहता का गुण शामिल है और वो विनिमय का माध्यम है। फिर हम कहेंगे नंबर 2 फंक्शन अगर कहें प्राइमरी फंक्शन में, वो है मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी क्या है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, लेखे जोखे की इकाई है। इसमें हम कहेंगे कॉमन मेजर ऑफ मनी यूज टू कंपेयर गुड्स इन टर्म्स मनी। और अगर हम हिंदी में कहें या इसको समझें कि मुद्रा क्या है, लेखे जोखे का क्या मतलब हुआ कि मुद्रा एक मापक के रूप में अभी प्रचलन में है। मुद्रा के माध्यम से ही वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य माप संभव है, जिससे वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय संभव हो पाता है। फिर हम अगर बात करें और इसके फंक्शंस की, तो हम बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। नेक्स्ट पे आएंगे आपका सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी हैं मुद्रा के सहायक कार्य। इसमें हम पढ़ेंगे कि इट इज़ यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब डेफर्ड पेमेंट्स मतलब क्या हुआ, भावी भुगतानों का आधार। ऐसे आर्थिक सौदे जिनका भुगतान भविष्य में किया जाना है, जैसे गृह का ऋण, शिक्षा का ऋण, उद्यम ऋण आदि का लेन देन आसान हो जाता है। फिर एड टू स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्शन एंड ट्रेड, सेकेंडरी फंक्शंस में हम बोलते हैं कि ये बहुत हेल्प करता है विशिष्टीकरण को, उत्पादन को, व्यापार को। इन्फ्लुएंस ऑन इनकम एंड कंजम्पशन, मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेकिंग लोन्स, मनी एज अ टूल ऑफ मॉनिटरी मैनेजमेंट। और मुद्रा में स्टोर ऑफ वैल्यू का भी फंक्शन है, संचय भी हम मुद्रा को कर सकते हैं।
वी कैन स्टोर मनी, जिससे आगे चलकर आपको उसका फायदा होता है। जैसे मान लीजिए धन अथवा मूल्य के संचय का साधन हम इसको कहते हैं। तो मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच एक योजक कड़ी है। मनी इज अ ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अगर हम इसके सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्रय शक्ति हस्तांतरण, आप ट्रांसफर कर रहे हो अपनी परचेजिंग पावर को। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वयं की खरीदी गई परिसंपत्तियों को दूसरे व्यक्ति को बेचकर भी क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकता है। वर्तमान में नगद विहीन अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति क्रेडिट, डेबिट, एटीएम व चेक के माध्यम से क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकता है। तो ये हो गए हमारे मनी के, कहेंगे हम, सेकेंडरी फंक्शंस। फिर अगर हम बात करें कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी या मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के, तो मुद्रा के आकस्मिक कार्यों में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो कुल उत्पादन से प्राप्त मूल्य का समाज के विभिन्न वर्गों को भुगतान मुद्रा से संभव है, जिससे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर हम पढ़ें बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम इन बैंक्स, साख का आधार है। मुद्रा एक साख का बेसिस बनता है, आधार बनता है। आधुनिक समय में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनेकानेक प्रकार के ऋण दिए जाते हैं तथा बैंक जमाओं को भी शामिल किया जाता है। ये सभी कार्य मुद्रा के द्वारा ही संभव हैं। फिर हम बात करें इट गिव्स लिक्विडिटी टू योर प्रॉपर्टी, संपत्ति की तरलता। प्रोफेसर कीन्स कहते हैं कि मुद्रा का तरलता पसंदगी सिद्धांत दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है जिसके द्वारा मुद्रा के द्वारा हम पूंजी व धन को तरल रूप या प्रदान किया जा सकता है, जिससे मुद्रा का तत्काल प्रयोग संभव होता है। मेजर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, हम उसको सीमांत उत्पादकता के रूप में भी माप सकते हैं। फिर अगर हम देखें कि all these functions which are comprising of your primary functions, your secondary function and your contingent functions, लेकिन इसके अलावा कुछ कमियां भी हम कह सकते हैं जो आज के इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड और पेपर करेंसी वाले वर्ल्ड में जनरेट हुई हैं। वो हैं, इट क्रिएट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड ट्रेड साइकिल्स आर नॉट सिक्योर, वो सुरक्षित नहीं है। बाज़ार में आप मुद्रास्फीति का दौर भी देखेंगे, आप मंदी का दौर भी देखेंगे, तो जो आपने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, मान लीजिए जिसे हम कह रहे हैं कि वो साख का आधार है, तो जब आप क्रेडिट मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन फेस सम अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑल्सो। इट लीड्स टू ओवर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर प्रोडक्शन, कभी कभी अति उत्पादन और अति पूंजीकरण की समस्या भी उत्पन्न होती है। मनी स्ट्रेंथन्स कैपिटलिज्म, ये भी अवधारणा है कि समाजवाद को साथ कम देकर ये पूंजीवाद का साथ ज़्यादा देता है मुद्रा। मनी कॉजेज ट्रेड साइकिल, बहुत ही बेसिक है, व्यापार चक्र उत्पन्न होंगे ही होंगे, क्योंकि वी फेस डिफरेंट कंडीशंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी की रेट्स डिफरेंट है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ब्याज की दर अलग अलग आ रही हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स कंप्राइजेज एंड लीड्स टू जनरेशन ऑफ योर ट्रेड साइकिल्स। मनी क्रिएट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और वेल्थ में ये असमानता को उत्पन्न करता है। Money is the main cause of corruption. It leads to corruption also. Money does just mobilizes the resources but does not creates it. ये एक तरह से संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोबिलाइज करता है, ना कि क्रिएट करता है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एविल्स, दीज आर नॉर्मल एविल्स विच वी कैन फाइट easily in a progressive economic system. But the invention of money and its evolution has literally made a huge impact on the growth and development of today's modern economic world and systems. So next video mein I'll be teaching you about the barter system, its difficulties and the emergence of money as a medium of exchange. I hope you guys have understood. Thank you so much for listening to this video and this chapter. I'll be sharing the notes also in Hindi in a PDF form.